नमस्कार, एक और क्राइम की कहानी के साथ स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कहानियों के सफ़र में। आज की जो हमारी कहानी है वो छत्तीसगढ़ की कहानी है। छत्तीसगढ़ का एक इलाका है चंपा और यहाँ पे गांव है बूढ़नपुर गांव। यहीं पर आज से लगभग एक साल पहले 13 अप्रैल 2022 की शाम को एक वहीं का निवासी संतोष कुमार वह जाता है थाने में और थाने में जाने के बाद थानाध्यक्ष को बताता है कि उसकी बहन कल रात से गायब है। और ये 13 अप्रैल की बात थी। 14 अप्रैल को वो थाने में आया था और थानेदार को बताता है कि शाम को मेरी बहन रात 8 बजे के आसपास, 8 साढ़े 8 के आसपास घर से निकली थी। हम लोगों ने कुछ देर इंतज़ार किया, सोचा कि शायद बाज़ार गई है या फिर किसी पड़ोसी के पास गई है, लेकिन काफ़ी देर तक जब वो नहीं आई तो हमने कल रात को उसको ढूंढा, लेकिन कल रात से वो मिली नहीं है। और अपने रिश्तेदारों से जब हमने संपर्क करने की कोशिश की, उनसे पता किया तो उनके पास भी वो नहीं थी। तो मैं अपनी बहन की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने आया हूँ। और यहाँ पर पुलिस का जो रिस्पांस था वो भी पॉजिटिव था। उन्होंने भी तत्काल रिपोर्ट लिखी और उन्होंने कार्रवाई करना प्रारंभ कर दिया। पुलिस आती है, गांव में पूछताछ करती है और पूछताछ में वह सबसे पहले पड़ोसियों से और उनके घर पर पूछताछ करती है, क्या आपको किसी पर शक है कि नहीं है। तो इन्हीं पूछताछ के दौरान पुलिस को पता चलता है कि गांव का ही एक लड़का जिसका नाम था अजय सिंह, उससे सहोदरा जो लड़की गायब हुई थी और जिसकी उम्र 18 साल थी, उसकी बातचीत होती थी पिछले 3 वर्ष से। और 3 सालों से इनके बीच में एक अफेयर भी था जो कि गांव वालों को लगभग सबको पता था। लेकिन फिर गांव वाले कहते हैं कि लेकिन अब अजय ने कुछ किया नहीं होगा क्योंकि अजय की अब शादी फिक्स हो गई है। तो ऐसे में उसका मिलना जुलना भी कम था और शायद बातचीत भी बंद थी, ये भी गांव को खबर थी। तो पुलिस अजय सिंह के बारे में पुलिस को यही सब पता चलता है। यहाँ पर जो सहोदरा के घर वाले थे वो इसी बात को लेकर दबाव डाल रहे थे कि आप किसी भी तरह से पता कीजिए कि कहीं हमारी बेटी कहाँ चली गई है। अब ये दोनों चीज़ें साथ में चल रही थी। जब पुलिस थोड़ा सा और पता करती है तब उसे एक यही खबर मिलती है कि 3 साल से अजय सिंह के साथ सहोदरा की दोस्ती अच्छी खासी थी। अब पुलिस अजय सिंह को उठाती है। अजय सिंह को लेकर पुलिस पूछताछ करती है और नॉर्मल बातचीत करने में पुलिस जब देखती है कि अजय सिंह जवाब नहीं दे रहा था सही से, तो पुलिस को शक तो होता है। लेकिन अब गांव की बात थी और अजय सिंह की शादी भी फिक्स हो चुकी थी और फिक्स होने के बाद उसकी शादी टूट भी चुकी थी। पुलिस को ये भी खबर थी। तो ऐसे में पुलिस को यह तो लग रहा था कि हो सकता है कि शादी टूटने के पीछे या शादी जो हो रही थी उसमें जो अड़चन आई थी वो उन सब की वजह से सहोदरा के साथ कोई घटना घटित हो गई हो। लेकिन अजय बताने को कुछ तैयार नहीं था। तो पुलिस जब पूछताछ करने में अजय से कुछ निकलवाने में नाकाम होती है तो वह अजय को छोड़ देती है। अब पुलिस का काम दूसरा था। अब टेक्निकल सर्विलांस स्टार्ट करती है। पुलिस सबसे पहले अजय सिंह की सीडीआर रिपोर्ट निकालती है। जब सीडीआर रिपोर्ट आती है तब पुलिस ने यह देखा कि 13 तारीख की रात को अजय की मोबाइल से सहोदरा को कॉल तो गई है लेकिन वो बहुत कम कॉल्स गई थी। लेकिन यहीं वो देखती है कि 14-15 तारीख को अजय सिंह ने एक विशेष नंबर पर लगातार कांटेक्ट किया है। पुलिस ने उस नंबर को जीरो इन किया। ग्राउंड लेवल पर जब उसकी पूछताछ की गई, पता किया तो वह एक अजय सिंह के दोस्त जिसका नाम था नारायण मैत्री, उसका नंबर था। अब पुलिस नारायण मैत्री के बारे में पता करती है तो यह खबर लगती है कि ये दोनों अच्छे दोस्त हैं, पक्के दोस्त हैं। अब पुलिस को अजय सिंह से तो कोई सुराग मिला नहीं था। नारायण मैत्री को पुलिस उठा लेती है और उससे बहुत नॉर्मल टॉक करती है। शुरुआत में पहले उसके घर वालों के बारे में, उसके रिश्तेदारों के बारे में पता करती है। नारायण मैत्री धीमे धीमे कंफर्टेबल होता है। पुलिस की जांच में धीमे धीमे वो सहयोग करना स्टार्ट करता है। तब पुलिस उसे धीमे धीमे करने के बाद जब ये सारी बातें हो जाती हैं तो वह मेन मुद्दे पे आती है। तब वह पूछती है कि तुम अजय सिंह के साथ कैसा रिश्ता है, तुम्हारी दोस्ती कब से है, कब से तुम लोग साथ में हो, क्या क्या करते हो। नारायण भी सारी बातें बता ही रहा था। फिर पुलिस एकदम से यू टर्न लेके कहती है कि अब तो हमें मेन बात बताओ कि सहोदरा के साथ क्या हुआ था। नारायण एकदम से घबरा जाता है और उसका जो फेस रीडिंग है और एक्टिविटी रीडिंग है उसको देख के पुलिस समझ जाती है कि दाल में कुछ काला जरूर है, कुछ ना कुछ ऐसी बात है जो हमसे छुपाई जा रही थी। तब पुलिस दूसरा दाव खेलती है। वह तुरंत कहती है कि देखो, अजय ने तो हमें सब बता दिया है, लेकिन हम यह चाहते हैं कि हम उसको क्रॉस वेरीफाई कर लें।
इसीलिए हम तुमसे क्रॉस वेरिफिकेशन करना चाहते हैं, क्योंकि अगर तुमने भी वही बातें बताई हैं तो ठीक है, अगर तुम कुछ और बताते हो और वो कुछ और बताता है तो फिर तुम दोनों के ऊपर कार्रवाई होगी। अब नारायण को यह तो पता नहीं था कि पुलिस का ये डबल क्रॉस गेमिंग चल रहा है। नारायण भी धीमे धीमे टूट जाता है। जब वो टूटता है तो वह कबूलता है कि हाँ, जो सहोदरा है उसकी हत्या हो गई है। हत्या के पीछे वो जो बात बताता है वो बहुत चौंकाने वाली थी, तो वो बात मैं आपको सुनाता हूँ। दरअसल बात ये हुई थी कि कुछ समय पहले ही अजय की शादी फिक्स हुई थी, और शादी फिक्स होने के पहले अजय का सहोदरा के साथ लव अफेयर था। अफेयर होने का जो टाइम था वो लगभग लगभग 3 साल था। सहोदरा उम्र में छोटी थी, तो ये लोग अपनी उम्र एक 18 पार होने की इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर अड़चनें कुछ आ चुकी थी, क्योंकि दोनों ही सेम गोत्र के थे, एक ही गांव के थे, और हमारे जो इंडियन कल्चर है, भारतीय संस्कृति है, उसमें समान गोत्र में शादियाँ पॉसिबल नहीं होती हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए ये शादी भी पॉसिबल नहीं थी। लेकिन अब सहोदरा और अजय लंबे समय से साथ थे, तो ये वो इस चीज़ को समझने और एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे, और ख़ास तौर पे सहोदरा ने इसको एक्सेप्ट करने से मना ही कर दिया था। अब कहानी सही चल रही थी, लेकिन बीच में जब घर वालों ने अजय को देखा, कि अजय को समझाया कि ये शादी संभव नहीं है, और जब अजय का जो व्यवहार है उसमें परिवर्तन नहीं देखा, तो परिवार वालों ने अजय की शादी फिक्स करने की सोची, दूसरे गोत्र में, अपनी ही जाति में। और जैसे ही उनके पास एक दो रिश्ते आते हैं तो वह एक रिश्ता पक्का कर देते हैं। यह बात सहोदरा को नहीं पता थी कि अजय लड़की देख रहा है, और जब उसकी सगाई पक्की हो जाती है, सगाई हो जाती है, तब सहोदरा को पता चलता है। और गांव में सगाई की बातें छुपती नहीं हैं। तो जब सहोदरा को पता चला था तो वह अजय की माँ से बात करती है फ़ोन पे। उसकी माँ से कहती है कि आपको सब पता है, तब भी आप उसकी शादी क्यों कर रही हो। तब अजय की माँ उसे जवाब देती है कि देखो, अजय की शादी तो पक्की हमने कर दी है, अब बेहतर होगा कि तुम भी अपनी शादी कहीं पक्की कर लो और अपनी ज़िंदगी जियो और मेरे बेटे को जीने दो। यहाँ पर अभी तक तो बात सही थी, लेकिन सहोदरा को ये बात हजम नहीं होती, वो सहन नहीं कर पाती है। जब उसे सहन नहीं होती है तब वह उस लड़की के पिताजी का नंबर लेती है जिससे अजय की शादी होनी थी। लड़की के पिताजी को फ़ोन करके वह कहती है और सारी बात बताती है कि कैसे उसका और अजय का 3 साल का रिश्ता रहा है, और वो दोनों साथ रहना चाहते हैं, और वो खुद एक लड़की है और आप एक लड़की के पिता हैं, तो क्या मैं आपकी लड़की नहीं हुई? और मैं अगर आपकी लड़की के समान ही हूँ तो मेरा घर उजड़ रहा है, और ऐसे में ना तो अजय खुश रह पाएगा, ना मैं, और ना ही वो आपकी बेटी। और अगर कल के दिन आपने शादी भी कर दी तो मैं सुसाइड कर लूँगी, और उसमें मैं ये ज़रूर लिख के जाऊँगी कि मैंने इस बात की खबर लड़की वालों को भी दे दी थी। ये सारी बातें होती हैं। लड़की जिसके पिताजी शादी कर रहे थे वो भी यह नहीं चाहते कि हम किसी ऐसे घर में अपनी बेटी की शादी करें जहाँ कल के दिन तनाव उत्पन्न हो, जहाँ चीज़ें थोड़ी सी ख़राब हों। तो इन सारी बातों को देखते हुए उन्होंने रिश्ता तोड़ लिया। अब जब रिश्ता टूट जाता है तो ये अजय के घर वालों को पता चलता है। अजय के घर वाले समझ नहीं पाए कि रिश्ता किस कारण टूटा। वह लड़की वालों से पता करते हैं, उनके पिताजी को बिठाते हैं, जो मध्यस्थ होते हैं, जो शादियों के लिए दोनों तरफ के रिश्तेदारियों को मिलाते हैं, उनके साथ बैठ के जब 2-3 बार पूछा गया, तब लड़की के पिताजी ने सारी बात बताई कि सहोदरा से बात हुई है और उसने हमें सारी बात बताई है। तो मैं नहीं चाहता कि मेरी लड़की भी परेशान हो, और जिसको मैं दामाद बना रहा हूँ उसकी ज़िंदगी में कलेश रहे। इन सारी चीज़ों का जब पता चला तो अजय के घर वाले दुखी हुए, वो वापस घर आए। उन्होंने फिर अजय को बताया कि देखो, तुम्हारी सहोदरा की वजह से तुम्हारी शादी टूट गई, जो रिश्ता बन रहा था वो ख़त्म हो गया, अब तुम आगे क्या करना चाहते हो? उसके साथ शादी संभव है नहीं। यही सारी चीज़ें जब हो रही थी तब अजय अपने दोस्त नारायण मैत्री के साथ मिलके अब एक योजना बनाता है कि हमें किसी भी तरह से सहोदरा को अलग करना पड़ेगा, इसको ठिकाने लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसकी वजह से मेरी होती होती शादी रुक गई, और एक समान गोत्र होने के कारण घर वाले शादी करना नहीं चाहते, और हम अगर शादी कर लें तो हम सुखी नहीं रहेंगे। तो अब इसमें केवल एक ही मुझे रास्ता नज़र आता है कि मुझे सहोदरा को रास्ते से हटाना पड़ेगा। अब दोनों दोस्त थे, नारायण ने भी इसमें साथ देने की बात स्वीकार कर ली। अब यही कहानी चलती रही।
अब ये लोग ये देखने लगे कि सहोदरा को मारना कैसे है। अब इनकी जो योजनाएं थी वो ऐसे बन रही थी कि सहोदरा सुबह सुबह सोच के ले जाती है, तब इसको पकड़ के इसका गला काट देंगे, या ये अभी शादियों का जब सीज़न आएगा तब हम लोग जब शादी में जाते हैं तब ये भी शादी में जाएगी, शादी से जाते समय या वहाँ से लौटते समय हम इसको पकड़ के मार देंगे। फिर बीच में इन लोगों के मन में आया क्यों ना इसे हम गोली मार दें, तो इन्होंने कट्टा भी खरीद लिया। लेकिन अब हर चीज़ में केवल एक ही चीज़ की समस्या थी कि अगर ये मर जाएगी तो इसकी डेड बॉडी कहाँ जाएगी, क्योंकि वो पकड़ी जाएगी और उसको पकड़ने के बाद हम पकड़े जाएंगे। यही सोचते सोचते जब इन्होंने सहोदरा को मारने का प्लान बनाया था, उसके 8-9 दिन के बाद इन्होंने अपने ही गांव के पास जंगल में जाकर एक गड्ढा खोदा। गड्ढा लगभग 6 फीट गहरा और उसकी लंबाई 5 फीट की और चौड़ाई 2.5 फीट के आसपास। इतना बड़ा गड्ढा खोदने के बाद इन्होंने उस गड्ढे को पत्तियों लकड़ियों से भर दिया ताकि गांव का आने जाने वाला व्यक्ति ये ना समझ पाए कि यहाँ यह गड्ढा क्यों है। अब ये इस फिराक में लगे रहे कि कैसे सहोदरा मिले और कैसे हम इसकी हत्या कर दें। अब यही सारी चीज़ें देखते देखते 15 दिन गुजर गए, लेकिन सहोदरा ना तो कहीं सोच के लिए भी जब जाती तो वो गांव की महिलाओं के साथ जाती, जब वह शादी में जाती तो अपने घर वालों के साथ जाती है, और बाज़ार जाती है तो भी वो अपने घर वालों के साथ ही गई। तो ऐसे में वह कभी भी अकेली नहीं गई। अब इन लोगों को मौका नहीं मिला उसे मारने का। जब उन्हें मौका नहीं मिला तो अब नारायण ने एक योजना बनाई। नारायण ने कहा कि सहोदरा तुम्हारे साथ रहना चाहती है, तुम एक काम करो, तुम उससे कहो कि हम लोग बाहर जा रहे हैं, हम लोग इस गांव को छोड़ देंगे और हम लोग बाहर रहेंगे, वहाँ मेहनत मजदूरी करके कमाएंगे और अपना घर बसा कर रहेंगे, क्योंकि गांव वाले हमें रहने नहीं देंगे। यह बात अजय को एकदम फिट बैठी और उन्हें ये लगा कि हाँ, हम यह करके सहोदरा को घर से बाहर बुलाएंगे, उसको मार के उस गड्ढे में डाल देंगे और फिर इसकी लाश ही नहीं मिलेगी तो हम क्यों पकड़े जाएंगे, और पकड़े भी जाएंगे तो हम बच जाएंगे। अब ये सारी चीज़ें हुई तो अजय सहोदरा से बात करता है और 13 तारीख की शाम को आने की बात कहता है कि हम शाम को आएंगे और तुम हमारे साथ बाहर चलना, मैं रांची या पटना तुम्हारे साथ जाऊंगा, वहीं पर हम लोग रहेंगे और मेरे पास कुछ पैसे भी हैं, जब पैसे कुछ ज़्यादा हो जाएंगे तो हम लोग मुंबई भी जा सकते हैं, वहाँ पे अपना घर बसा सकते हैं, लेकिन फिर वापस हम लोग घर नहीं आएंगे क्योंकि यहाँ पर हम लोग सही से जी नहीं पाएंगे। तो इन सब बातों को जब उसने सहोदरा को बताया तो सहोदरा के तो मन की बात हो गई थी। हालांकि उसे थोड़ा सा शक हुआ, लेकिन वो पूरी तरह से इसको स्वीकार नहीं कर पाई। अब इन लोगों का जो पूरा प्लान था वो एग्जीक्यूट होता है। 13 तारीख की रात को सहोदरा 8 बजे के बाद अपने घर से निकलती है। यहाँ पर उसने अजय ने हिदायत दी थी कि तुम अगर अपने साथ ज़्यादा कपड़े लेकर ना भी आओ तो भी तुम बस आ जाना, क्योंकि हम सारी व्यवस्था बाहर कर लेंगे, लेकिन घर से हमें अब जल्द से जल्द निकलना होगा। तो वह छोटा सा बैग लेकर आती है और जैसे ही ये लोग गांव के बाहर मिलते हैं तो अजय और नारायण दोनों इंतज़ार तो इसका कर ही रहे थे। वो दोनों में पहले अजय मिलता है और कहता है चलो ठीक है, गाड़ी बाहर है जंगल की ओर, हम लोग जल्दी चलते हैं यहाँ से। जब वो अंदर जंगल की ओर जा ही रहे थे तब नारायण मैत्री दिखता है। सहोदरा उसे जानती थी, वो उसका विरोध करती, कहती कि ये यहाँ क्या कर रहा है, ये तो गाँव में बता देगा। तब अजय कहता नहीं, यही हमारी गाड़ी ड्राइव करके हमें इस गांव से थोड़ा सा बाहर निकालेगा, उसके बाद हम लोग बस पकड़ के निकल जाएंगे, और ये मेरा दोस्त है, ये गांव वालों में से किसी को कुछ नहीं कहेगा। सहोदरा थोड़ा कंफर्टेबल होती है और थोड़ा सा ही आगे चलते हैं तो ये लोग उसे उस गड्ढे के पास ले जाते हैं जहाँ पर इन्होंने उसको मारने का प्लान बनाया था। और जैसे ही ये उस गड्ढे के पास पहुँचते हैं तो नारायण और अजय दोनों इसका गला दबा देते हैं और गला दबाने में इसी के दुपट्टे का प्रयोग करते हैं। दुपट्टे से इसका गला दबाने के बाद उसे मार देते हैं और उस गड्ढे में डाल देते हैं। लगभग 1.5 घंटे ये उसके ऊपर मिट्टी डालते हैं और पूरे गड्ढे को पाट देते हैं और उसके बाद उस गड्ढे के ऊपर उछल उछल कर पूरे गड्ढे को समतल कर देते हैं ताकि किसी को कुछ पता न चले। अब पत्तियां गिराने के बाद ये लोग वापस घर आ जाते हैं और इसमें ये लोग इतना खुश थे कि हमने चलो अपने रास्ते का कांटा हटा दिया और अब सहोदरा ख़त्म हो गई है, अब ना तो इसकी लाश मिलेगी ना हम फंसेंगे। लेकिन जब पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन की तो उसे इनको पकड़ने में ज़्यादा समय नहीं लगा और पुलिस इनकी निशानदेही पे उस जंगल में उस जगह जाती जहाँ इन्होंने लाश को दबाया था। जब वहाँ जाते हैं तो वहाँ पर लेकिन लाश को दबे हुए कम से कम 15 दिन हो चुके थे, तो काफ़ी बॉडी डैमेज हो गई थी और काफ़ी नीचे 6 फीट नीचे बॉडी थी ज़मीन के।
अब घर वाले भी उसके आते हैं, गांव वाले भी इकट्ठे होते हैं। जब ये सब चल रहा था तो घर वाले उसको सहोदरा को पहचानने से इनकार कर देते हैं। वो यही कहते हैं ये किसी और की लाश है, ये हमारी बेटी की लाश नहीं है। तो इसमें फिर पुलिस कहती कि आप हमें ये बताइए कि इनका कोई आइडेंटिफिकेशन होगा, कुछ तो आप बता सकते हैं। तब उन्होंने बताया कि इसके दाएं हाथ में एक टैटू बना हुआ है जिसमें इसका खुद का नाम लिखा हुआ था। तब पुलिस वाले थोड़ा सा हाथ साफ करते हैं, उसमें हल्का सा पानी डाल के चेक करते हैं तो दिख जाता है कि हाँ उसमें एक टैटू बना हुआ था जो कि घर वालों के बताए हुए टैटू के जैसा ही था। तब घर वाले का रोना और जो सदमा लगता है वो शुरू हो जाता है। आप लोग उन्हें समझाते हैं और यहाँ पर उन दोनों आरोपियों को, अजय सिंह और नारायण मैत्री, दोनों को पकड़ लिया जाता है और दोनों को फिर पुलिस अपने साथ हिरासत में ले लेती है। तो आज की क्राइम की कहानी तो यही था कि, लेकिन ये बताती है कि कैसे छोटे छोटे उम्र में लोग ऐसी हरकतें करते थे जहाँ पे किसी की जान पर बना आती है। तो इन सारी चीज़ों से बचने का एकमात्र ही उपाय है कि घर वालों को अपने बच्चों के साथ कहीं ना कहीं काउंसलिंग करना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई बात होती है तो उसको बैठ के बातचीत करके सुलझाना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा में चीज़ें बहुत ज़्यादा भयानक हो जाती हैं, जिसका जो परिणाम है वो आज की कहानी में हमको दिखता है। तो आज की कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट करके बताइएगा, और यहाँ तक आपने देखा है, आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।